नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है प्रफुल्ल पटेल, जो एनसीपी के कद्दावर नेता है और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे महाराष्ट्र के ऊपर ही है। हेमंत की शहादत को हर कोई जानता है, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर ने जैसे उनके बारे में कहा कि उन्होंने मुझे इस तरीके से मुझे इतना सताया कि वो भगवान के पास चले गए, तो आपको नहीं लगता कि हेमंत की शहादत के ऊपर जिस तरह की अब राजनीति होने लगी, जिस तरीके के कमेंट्स किए जा रहे हैं, वो महाराष्ट्र की जनता उसको किस तरीके से देखेगी और खास करके महाराष्ट्र के नेता उसे किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये साध्वी प्रज्ञा का जो मामला है अनुराधा जी, ये अभी देखिए, वहाँ न्यायपालिका से भले उनको मुक्ति मिल गई हो, लेकिन जिस तरह से इन लोगों के पहले से बयान जो आते रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि इन लोगों के मन में क्या किस तरह की भावना है, गलत भावना है। और अगर हमारे शहीदों के ऊपर इस तरह की अगर राजनीति ये लोग करने जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये उल्टा पड़ने वाला है। केवल यह साध्वी के बयान से ही नहीं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी भी पूरे देश में हमारे जो जवानों की जो शहादत के ऊपर जिस तरह से अभी राजनीति चल रही है, वोट मांगने की बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं जनता में इसका उल्टा असर होने वाला है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आज की डेट में राजनीति जो हो गई और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या बीजेपी वो कह रही है कि हमने वो कर दिखाया जो पुरानी सरकार और खासकर जिसमें आप उसमें मंत्री थे, आपकी सरकारें वो सब कुछ नहीं कर सकी, उसे हमने करके दिखाया है। तो चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, चाहे आंख दिखाने की बात हो कि पाकिस्तान को हमने नीचा कर दिया, वो सब में बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने आप को बहुत शक्तिशाली दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता भी लगता है कि उनकी बातों को समझ रही है और मान रही है। देखिए, एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री बने, कोई भी सरकार होगी, वो अपने देश के मामले में सभी की सोच बराबरी की रहेगी। जब देश के ऊपर संकट आएगा या देश पर कोई भी प्रहार करेगा, कोई भी प्रधानमंत्री या सरकार उसका मुकाबला करने में पीछे नहीं रहने वाली है। ये तो एक प्रकार का खाली एक ऐसा हवा बनाया गया है कि जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम ही कर सकते हैं। और शहादत की जहाँ तक मैंने बात कही, अरे 40 हमारे जवान पुलवामा में शहीद हुए, ये आपकी नाकामी की वजह से हुए, आपके फेलियर से हुए हैं। और उसके बाद आपने जाकर अगर पाकिस्तान में अगर वहाँ पर कोई हमला करने की कोशिश की तो खुशी की बात है, लेकिन इसकी पूरी जो शोहरत है ये तो सेना को जाती है। कोई आपके ऊपर कोई सरकार के कोई बंदे ने तो जाकर वहाँ पर हवाई जहाज पर जाके बम नहीं डाले हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं मार्केटिंग हो रहा है। मगर इतना मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि देश की जनता भी इतनी नासमझ नहीं रही है, लोगों को समझता है कि सच्चाई क्या है। और आप भले अगर ऐसा सोचते होंगे कि लोगों में ये बहुत चर्चा का विषय है, लेकिन आज मैं भी अभी चुनाव हमारे यहाँ महाराष्ट्र में अनेक जगह पर मैं घूम रहा हूँ और भी जगह पर मैं देश में गया हूँ। लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल जो आज ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान, जो हमारी बुनियादी जो बातें हैं हमारे देश की, आज जवानों को नौकरी चाहिए, आज हमारे किसानों को दाम चाहिए, ये सारी चीज़ें आज ये सबसे सामने लोगों के ऊपर केंद्रित हो रही है। और ये सब जो है केवल सरकार के और बीजेपी के तरफ से मार्केटिंग करके लोगों को इन बातों से दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें सफल होने वाले नहीं है। आप लोगों ने, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर, खास करके एनसीपी का जो मुद्दा था वो किसानों को लेकर के था और जिस तरीके की सिचुएशन रही है महाराष्ट्र में, खास करके किसान आत्महत्या कर रहे थे, इन बातों को लेकर आप लोग आगे बढ़े थे। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हमने किसानों को उनके अकाउंट्स में पैसे डाल दिए हैं, इसलिए किसानों का मुद्दा खत्म हो गया और अब जब पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो राष्ट्रवाद के नाम पर ही चुनाव होगा। क्या आपको लगता है कि किसानों का मुद्दा आप लोगों के हाथों से निकल गया है? 5 साल में तो कुछ सरकार ने किसी किसान को कुछ दिया नहीं। 5वें साल में आखिरी महीने में कहा कि 6,000 रुपया हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर तक के किसान के अकाउंट में हम पैसा जमा करेंगे और 2,000 रुपये की पहली किस्त उनके अकाउंट में जाएगी। मैंने तो ये प्रश्न हर चुनाव सभा में पूछा कि किसी को 2,000 रुपया मिला है क्या, हाथ ऊपर करिए। एक आदमी नहीं बोलता था।
और बल्कि सभी कहते थे कि 1 रुपया आया नहीं, ये तो केवल चुनावी जुमला, जैसे 15 लाख का था, ये एक नया स्टंट केवल इलेक्शन के 15 दिन पहले हमारे लोगों के सामने रखा गया है। और जहां तक आप कहते हैं ना कि सब्सिडी के पैसे बैंकों में उनके खातों में जमा होने की बात, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जन धन के खाते ये खाली रहे हैं, इसमें कोई सब्सिडी का पैसा नहीं आया है। और एक नहीं अनेक स्कीम ऐसी है सरकार की जिसका पैसा लोगों तक नहीं पहुंचा है। आश्चर्य की बात ये होनी चाहिए कि महाराष्ट्र जैसा एक प्रगतिशील प्रांत जिसको मानते हैं, वहां जब 2000 रुपया जमा नहीं हुआ है तो बाकी राज्यों में क्या परिस्थिति होगी, ये भी आप उसका अंदाज लगा सकते हैं। अच्छा प्रफुल्ल पटेल जी, एनसीपी के लीडर शरद पवार जी ने बहुत कोशिश की और कवायद की कि किसी तरीके से एक लार्जर गठबंधन, महागठबंधन बन पाए, लेकिन वो बना नहीं। उसमें क्या रह गया? अभी तक उनकी कोशिश थी कि कांग्रेस और आप का गठबंधन एक दिल्ली के लिए बन जाए, लेकिन वहां भी कमी रह गई। तो क्या गठबंधन करने से कांग्रेस पीछे हट जा रही है कि क्या, कहां छोटा सा पेच रह जा रहा है कि हो नहीं पा रहा है? देखिए, महागठबंधन एक कल्पना है, लेकिन इसमें महत्व की बात यह है कि सब पार्टियों ने एक दूसरे के साथ बने वहां तक यथासंभव सहकार करके ज्यादा से ज्यादा सीटों में, मतलब डिवीजन ऑफ वोट नहीं होने देना चाहिए, ये उसकी थीम है। हम भी समझ सकते हैं कि कुछ प्रांतों में ये बातें सफल नहीं हो सकती है, लेकिन शरद पवार जी कोई अकेले तो इस बारे में कोई मतलब वो सबको हिदायत देने के लिए काफ़ी नहीं है। सबको अपने आप समझना चाहिए कि ज़रूरत क्या है। अभी दिल्ली में स्पष्ट है कि अगर आप और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी का सफाया होगा। जहां यूपी का भी सवाल है, अगर कांग्रेस साथ में ली जाती तो मेरे हिसाब से और बेहतर होता। खैर, अब ये तो हर नेता ने अपने अपनी तरीके से सोचा है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से देश में माहौल है, इसमें जहां पर भी जो सक्षम होगा और बीजेपी को हराने के लिए अगर वो सामने आ रहा है तो लोग उसको साथ देने के लिए भी सामने आ रहे हैं। ये नजर आ रहा है, क्योंकि ग्राउंड पर जो जमीनी हालत है, आज जो 2014 की बात जो थी, उत्साह जो नजर आता था, उस वक्त क्या था, युवा बड़े पैमाने पर सामने आया और उन्होंने बीजेपी को बहुत साथ दिया। नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उनके चेहरे के साथ में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, उनके चेहरे के साथ आते हैं। चाहे आप उसे मार्केटिंग कहें, चाहे आप उसे उनका चेहरा कहें, चाहे उन लोगों का उन पर विश्वास कहें, कहीं ना कहीं ये बात तो है। देखिए, नरेंद्र मोदी कद्दावर नेता है। वो देश में पिछले 5 साल से एज अ प्रधानमंत्री उन्होंने लोगों के सामने बार बार जाके अपने आप को प्रचलित किया जरूर है, लेकिन आज जो 2014 का जो उनका क्लीन स्लेट में आज कई दाग लगे हैं, कई नाकामी उसके साथ जुड़ी है। और साथ साथ में महत्व की बात यह है कि जो उन्होंने जो एक उत्साह निर्माण किया था, वो उत्साह आज 2019 में निर्माण वो नहीं कर पाए हैं। ये आखिर में पुलवामा के बाद बालाकोट में जाकर जो बम वहां पर फेंके गए हैं, उसके वजह से कुछ उत्साह निर्माण करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन वो कुछ दिनों तक लोगों में जरूर लगा। लेकिन मैंने पहले भी जैसे कहा कि लोगों को जो बुनियादी बातें हैं वो अब सामने आ रही है, और 5 साल में जो मार्केटिंग का जो फेलियर हुआ है वो अब लोग चर्चा करने लगे हैं। ये बताइए प्रफुल्ल पटेल जी कि ऑपोजिशन का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? लोग इसमें कंफ्यूज्ड हैं कि शरद पवार है, कि राहुल गांधी है, कि ममता बनर्जी है, कि मायावती है, कि अखिलेश, जिनको देख करके लोग उनके ऊपर विश्वास करें और वोट दें। क्या शरद पवार है प्रधानमंत्री का चेहरा? कम से कम 3-4 नेता आज की वर्तमान परिस्थिति में है कि जिनको किसी को भी अगर जिम्मेदारी दी जाएगी, मैंने पहले जैसे कहा कि कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो राष्ट्र हित में काम करते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सभी काम करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति या एक ही पार्टी की सरकार होगी तभी ये काम होने वाला है। शरद पवार चेहरा है कि नहीं? शरद पवार एक अनुभवी नेता है। देखिए, शरद पवार जी खुद भी कहते हैं और हम भी इस बात को दोहराते हैं कि हमारी कोई पार्टी कोई 25-30 MP 40 MP लेकर आने वाली नहीं है। हमारी पार्टी में एक हमारी सीमा है, लेकिन उस सीमा के बावजूद शरद पवार जैसा एक अनुभवी, एक दर्जे वाला नेता हमारे पास आज है, जिसके वजह से जैसे आपने कहा कि उनके कोशिश रही है कि भाई सब लोगों को एक साथ बिठाकर ज़्यादा से ज़्यादा एकता के साथ इस चुनाव में जाया जाए। उसी तरह से उनका अनुभव
चुनाव के पश्चात सभी पार्टीज को बिठाकर एक अच्छी सरकार, हम पर्यायी सरकार कैसे बना सके, इसके लिए उपयोग होगा। अब प्रधानमंत्री चाहे वो बने या और कोई बने, इसके बारे में आज टिप्पणी करना ये योग्य नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें सभी पार्टी जब तक एक जगह बैठेगी नहीं तब तक इस पर निर्णय नहीं। अगर कोई ऐसी स्थिति हुई तो शरद पवार ना नहीं करेंगे। अनुराधा जी, ये प्रैक्टिकल बात करना जरूरी है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं बनूंगा या मैं बनना चाहता हूं, तो कभी कुछ इसमें संभव नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें एक नहीं अनेक लोगों की, अनेक पार्टियों की और अनेक नेताओं की भी इच्छा हो सकती है। इसलिए ये सारी बातें सभी मिलकर अपने कलेक्टिव विजडम में सब लोग सामूहिक एक जिम्मेदारी समझकर जब इसका निर्णय करेंगे, तभी इसका मामला कहीं ना कहीं ठीक बैठेगा। ये बताइए कि शरद और होगा, मैं आपको कह रहा हूं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होने वाली है कि ये नहीं होगा, ये बिल्कुल संभव होने वाला है। अगर राहुल गांधी की बात आती है तो शरद पवार जी राहुल गांधी के साथ खड़े रहेंगे उनको प्रधानमंत्री बनवाने के लिए? देखिए, सभी पार्टी के नेता जब बैठकर फैसला करेंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो या XYZ का नाम हो, अगर सबने मिलकर निर्णय किया तो ये सबकी जिम्मेदारी होगी, चाहे वो जो भी व्यक्ति हो उसको साथ देना। और इसलिए कोई भी व्यक्ति का, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, किसी का भी नाम आज ये नहीं है या है ऐसा समझकर चलना ये ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं ये खास करके इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि थोड़े दिन पहले शरद पवार जी का एक बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने खुद एक बयान दिया था, मुझे भी स्मरण है, कि मैं रेस में नहीं हूं, मैं केवल इस सरकार को हटाकर दूसरी पर्यायी सरकार बनाने के लिए सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं, और प्रधानमंत्री का फैसला उसके बाद सब बैठेंगे तब करेंगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि शरद पवार जी पूरी जिंदगी जो है अपने एक परिवार की शिद्दत करने में लग गए। उनका इशारा गांधी परिवार की तरफ था कि उन्होंने सिर्फ गांधी परिवार के लिए काम किया, अपनी तरफ नहीं देखा। इस पे आपका क्या स्टेटमेंट या आप क्या कहेंगे? ये तो हास्यास्पद बात हो गई। वैचारिक दृष्टि से एनसीपी और कांग्रेस हमेशा एक ही विचारधारा से काम करते आए हैं, और इसका वजह यह है कि हमारे एक कांग्रेस की जो विचारधारा है या जो सामूहिक एक सेक्युलर जो विचारधारा है, इसके साथ हम हमेशा जुड़े हुए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं परिवर्तन होने वाला है। और इसलिए मेरा तो इतना ही कहना है कि हमें हिदायत न दें कोई, केवल इतना ही देखें कि अपने आप को वो कैसे वो इस चुनाव में लड़के अपने आप को वो वापस लाने की कोशिश करे, हमारी चिंता ना करें। प्रफुल्ल पटेल से ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अच्छा प्रफुल्ल पटेल जी, ये बताइए, चूंकि आप यूपीए की गवर्नमेंट में आपने इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री हैंडल की, आपने सिविल एविएशन हैंडल किया था, तो ये जो दो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर इस देश का रहा है, एविएशन और टेलीकॉम, दोनों सेक्टर्स जो है आज की डेट में वो बिल्कुल जैसे कहते तहस नहस हो गए। जेट एयरवेज की क्या हालत हो रही है वो आंखों के सामने है। आपको क्या लगता है कि क्या एनडीए इसे संभाल नहीं पाई या डेलिबरेटली क्या हुआ? क्यों इस तरीके से इतना बड़ा देश जहां पर इतने लोग एयर ट्रैवल करते हैं, उसके बावजूद अगर जेट एयरवेज जैसी एयरलाइन अभी या पहले किंगफिशर अगर फेल कर जाती है और बिल्कुल बंद हो गई, तो इसे क्या कहेंगे? देखिए, जेट एयरवेज के मामले में तो मैं समझता हूं कि बैंकों की और कुछ हद तक सरकार की भी कहीं न कहीं इसमें कमज़ोरी रही है कि उचित समय पर इस पे रास्ता निकालने में ये नाकाम रहे। अगर जेट एयरवेज को 3-4 महीने 5 महीने से जब बैंकरों के साथ बात चल रही थी, अगर इसको सत्यम जैसा किसी और कंपनी को, जैसे उस वक्त सत्यम महिंद्रा को दे दिया गया, यही जेट एयरवेज के मैनेजमेंट को हटाकर कई योग्य ग्रुप्स हैं जिनको ये दिया जा सकता था, जिनका एविएशन का या अच्छे मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है, तो कम से कम जेट एयरवेज आज जिस हालात में आकर बंद हो गई है, ये नहीं होता 22,000 लोगों की परिवार और उनकी नौकरियां बच जाती। ये सारी परेशानियों से आज हम बच जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि ये वहाँ की मंत्रालय की या बैंकर्स की कहीं ना कहीं कमजोरी रही है। और जहाँ तक का आपने टेलीकॉम की बात कही, खैर टेलीकॉम एक अलग टाइप का क्षेत्र है, उसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा दोनों सेक्टर में कि स्पर्धा आने से ग्राहक को फायदा होता है। प्रधानमंत्री कहते हैं
कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ जेट जैसी एयरलाइंस जो है वो बंद हो रही है। तो ये बीच में प्रॉब्लम क्या है, चूक कहाँ हो रही है? ये सामान्य कॉमन आदमी हवाई जहाज में बैठने का सिलसिला तो हमारे वक्त से शुरू हुआ था जब मैं था वहाँ पर। खैर अभी कोई भी उसका क्रेडिट ले, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं लेना है। मेरे को सिर्फ इतना ही कहना है कि जेट बंद होने से हमारे देश की यातायात में बहुत बड़ी क्षति हुई है, और इसको सही समय पर अगर बैंक्स और जो भी कुछ हमारे मंत्रालय के जो शासन करता है, अगर इन्होंने ध्यान दिया होता तो ये परिस्थिति टल सकती थी। जी, तो प्रफुल्ल पटेल जी, मेरे से बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, नमस्कार। तो ये थे प्रफुल्ल पटेल आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।